हेलो एवरीवन। हम लोग बोहर मॉडल पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स बात किया। लास्ट में एक हमने क्वांटम थ्योरी के बारे में आपको नोट लिखवाया था। उसमें ये लिखवाया गया था कि जब किसी और इलेक्ट्रॉन को, किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, जब उसको हम फोटोन एनर्जी देते हैं तो वो उस फोटोन एनर्जी को तभी ऑब्जर्व कर सकता है जो वो दी हुई एनर्जी किसी एनर्जी गैप के बराबर हो, न कम न ज़्यादा, या फिर उसके आयनाइजेशन से ज़्यादा हो जाए। यानी वो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ दे, तब तो कुछ भी एनर्जी ले सकता है। लेकिन अगर हम उसके आयनाइजेशन एनर्जी से कम एनर्जी देते हैं तो इस बात का हमको ध्यान देना होगा कि जो एनर्जी फोटोन की है वो किसी एनर्जी गैप के बराबर जरूर हो। जैसे इस बात को हम समझेंगे यहाँ पर। मान ली हमने ये एनर्जी लेवल्स बनाए। आपको याद होगा मैंने कहा था आपसे कम से कम 4 का याद रखिए। ये था -13.6, -3.4, -1.5 और ये 0.8584 के आसपास, 0.84 मान के चलिए। तो ये गैप्स होते हैं। ये हम लोग का गैप है, देखिए कितने का। ये गैप अगर निकालेंगे तो आएगा 10.2 का, है ना। और ये गैप निकालेंगे तो कितने का आएगा, 1.9 का। देखिए 1.9 का। यानी अगर पूरा ये बात करें, ये पूरा गैप कितने का हो गया, तो 12.1 का। ऐड कीजिए, दोनों का ऐड कर लीजिए। 12.1 का ये गैप है। अब मान लीजिए जैसे अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ग्राउंड स्टेट पे है, उसको हमने एनर्जी दिया 10.2, तो वो ठीक है, वो एग्जैक्ट यहाँ चले जाएगा, यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ चले जाएगा। और फिर थोड़ी देर में 10⁻⁸ सेकेंड के बाद कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वहाँ पर वो 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है, तब वापस आता है। ओके, तो यहाँ से जाएगा, फिर तो रुकने के बाद 10.2 का एक फोटोन एमिट करके वापस फिर ग्राउंड स्टेट में चले आएगा। अगर हम 12.1 देते हैं तो यहाँ जाएगा, और यहाँ से आने का मेथड वो खुद चुनेगा कि उसको यहाँ से आना है, फिर यहाँ आना है, या फिर डायरेक्ट आना है। वो इलेक्ट्रॉन खुद से डिसाइड करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए हमने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया, ठीक है। तो अब पूछता है कि अब क्या होगा। इस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन पे क्या असर पड़ेगा। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, न उसको यहाँ इससे थोड़ी ज़्यादा है और यहाँ पहुँचने से थोड़ी कम है, और बीच में कोई जगह है नहीं। जगह जो है यही है, उन्हीं लेवल्स में ही वो इलेक्ट्रॉन रुक सकता है, बीच में कहीं रुकने का जगह नहीं उसको। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम 11 दे देते हैं तो ऐसा नहीं कर सकता ये कि उसमें से 10.2 ले लिया और 1 से 2 चले गया और बाकी 0.8 छोड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता। यही बात आपको नोट में लिखवाया गया है कि वो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता। कोई पूछता है ऐसा क्यों नहीं ले सकता सर, जो जितना जरूरत उतना ले ले, बाकी छोड़ दे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो उसको आप फोटोन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे। फोटोन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। वो उसको 2 टुकड़ा नहीं कर सकते। या तो फोटोन पूरा एब्जॉर्ब होगा या एब्जॉर्ब नहीं होगा, ध्यान रहे। उसको वो 2 टुकड़े में नहीं तोड़ा जा सकता फोटोन को। इट्स एलिमेंट्री पार्टिकल। तो पूछेगा तब क्या होगा, 11 देने से क्या होगा। तो कहेंगे आप कि ये जब आप इस फोटोन को इस पर डालिएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर, तो वो फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा मतलब क्या होगा भाई, कि ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में रह जाएगा और फोटोन उस एटम को पार करते हुए चले जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा।
अब ये घटना आपको बड़ा एबनॉर्मल नहीं लगना चाहिए। जो हम बातें कर रहे हैं ये बहुत ही नॉर्मल घटना है। दिन रात हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि ऐसे ही हो रहा है। आप जैसे बोर्ड पे लाइट पड़ रही है जिसको आप देख रहे हो, तो लाइट जो यहाँ आई है, तो क्या लाइट से और बोर्ड के बीच में वैक्यूम है? यहाँ पे एयर है। तो जब लाइट के फोटॉन्स आके बोर्ड पे गिरे हैं, तो वो फोटोन इन एटम से भी तो टकराए होंगे, रास्ते में एटम तो मिले होंगे उनको, लेकिन वो फोटोन सीधे बोर्ड पे आ गिर गए। यानी वो फोटोन इन एटम से एब्जॉर्ब नहीं हुए, तभी तो सीधे बोर्ड पे जा गिरे। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हो सकता है जो ये गैस का जो ऐसी एनर्जी होगी कि जो लाइट फोटॉन्स हैं, विजिबल लाइट, दे आर नॉट कैपेबल एनफ टू गेट एब्जॉर्ब। ना तो किसी गैप के बराबर होगा, ना उनके आयनाइजेशन से ज़्यादा होगा, इसीलिए एब्जॉर्ब नहीं हुए। सन से आने वाली रेज चली आती हैं कहाँ तक? सरफेस तक, आपके सरफेस तक चली आती हैं। बीच में इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, कोई एब्जॉर्ब नहीं करता। और आपने सुना है कि अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। सुना है ना बात? तो देखिए वहाँ पे बात है कि अगर ओजोन लेयर हो, उसमें से अल्ट्रावायलेट जो पार्ट होगा उसमें एब्जॉर्ब होता है। अब एब्जॉर्ब होकर रुक नहीं जाता होगा, एब्जॉर्ब होता होगा और फिर नया लाइट, विजिबल लाइट उसमें से एमिट होकर वापस पृथ्वी पे चले आता है ना। सो किसी मॉलिक्यूल, किसी एटम से लाइट का पार कर जाना, उसको एब्जॉर्ब ना होना, ये बहुत ही नॉर्मल घटना है। और दिस इज हाउ वी सी ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि आप अपने स्क्रीन से जो देख रहे हैं वीडियो, तो स्क्रीन से आने वाला जो लाइट है, वो लाइट आपके आंख तक जा रहा है और बीच में आपको कुछ नहीं दिख रहा। जब बीच में एयर है, गैसेज है, वो लाइट सीधे आपकी आंख में चली गई। एंड दिस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट फॉर यू। इट मीन्स लाइट कैन क्रॉस देम विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब। This is what this will happen. If 11 electron volt photon is incident, it will not get absorbed. But if we give a photon of energy greater than 13.6, suppose हम लोगों ने 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को दिया, तब क्या होगा? तब हो जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, एटम से आयोनाइज हो जाएगा। और फिर आप कह सकते हैं कि 13.6 एनर्जी इसमें चली गई आज़ाद होने, आयोनाइज होने में। जो बची कितना? 13.6 बच गए यहाँ पर 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से फ्री हो जाएगा और फ्री स्टेट में उसकी एनर्जी हो जाएगी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो फिर लेकिन कोई क्वेश्चन करता है कि सर ये कैसे हो गया? अब कैसे हुआ सर? अब कैसे वो दो टुकड़ा हो गया? अब 15 में से कैसे आप 13.6 किसी और को दे दिए और 1.4 बाहर आ गया? ये कैसे हुआ? जब कभी तो कभी नहीं होना चाहिए। तो उनको ऐसे समझाएंगे कि कहीं ये एनर्जी दी नहीं जा रही है। एक्चुअली एनर्जी दी नहीं जा रही है। एनर्जी ये है कि वो खुद ही वो इलेक्ट्रॉन की -13.6 एक एनर्जी स्टेट है, मतलब वो नेगेटिव में है। बट आज उसके पास इतना एनर्जी है तो आज ही वो पॉजिटिव में है, देने की जरूरत नहीं। समझ रहे बात ना? किसी को जैसे हमारे पास नेगेटिव में चले गए, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, है ना, हमने किसी का कर्ज भी ले लिया है। तो आज अगर हम हमने मान ली किसी से अपने फ्रेंड से बोरो किया कि 500 रुपये उधार ले लिया है, तो आज आप 500 रुपये में नेगेटिव में हो गए हैं। लेकिन कल को आपको अगर 1000 रुपये मिल जाते, कहीं से आप अर्न करते हैं, तो 1000 मिलने के साथ 1000 जब आपके पास होगा तब कहेंगे कि 500 पॉजिटिव में है, बिकॉज नेगेटिव में तो 500 थे ही आप। 1000 मिलने से कहेंगे आई एम इन पॉजिटिव ऑफ क्या 500 रुपीज। सो इट्स ए स्टेट, इट्स नथिंग लाइक कि लाओ वो बांटते हैं, थोड़ा लो तुम लो, थोड़ा तुम, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन नेगेटिव स्टेट। अभी वो इस तरह नेगेटिव स्टेट में है, किसी को देना नहीं है, अपने ही नेगेटिव में है। एंड वंस दैट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वहीं रह के वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव एनर्जी में आ जाता है। और
जो ये एक्चुअली बालक ये है ना कि जो हम लोग कह रहे हैं कि जंप करता है, हम जानते हैं ऐसा कोई जंप करने का नहीं होता है, एटम्स से कोई जंप नहीं करना होता। ये हम लोग बोर मॉडल में क्लासिकल थ्योरी बोल रहे हैं, जो कि आगे जाकर गलत साबित होने वाली है। देयर एनर्जी स्टेट्स, आप ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते देखते हो कि सेम इलेक्ट्रॉन मे बी इन 2 ऑर्बिट्स ऑल्सो। तो एक ऐसा एनर्जी स्टेट होता है जहां पर एनर्जी इतनी है तो आप इस और इस फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, इस फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं। एनर्जी आपकी जीरो नेगेटिव खत्म हो गई तो आप जहां पे हैं वहीं पे आजाद है। आपको आजाद होने के लिए एटम को छोड़ के नहीं जाना है, आप जहां हैं वहीं पे आजाद है। समझ बात? इसलिए कोई ऐसा बांटने की बात नहीं होती। तो ये बात हो सकती है। एक क्वेश्चन आया 2005 में जेई में, क्या है लिखा जाए कि शॉर्टकट लिखते हैं, ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट absorbs a photon of 10.2 electron volt. 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, फिर लिखता है, देखिए क्या लिखा था क्वेश्चन, लिखा था कि आफ्टर फ्यू माइक्रोसेकेंड्स another photon of 16 electron volt is incident on the atom. Then पूछा था, ऑप्शन था, 4 ऑप्शन थे। पूछा था कि जो इस एटम से निकलने वाले जो निकलेगा वो क्या क्या होगा। आपको बताना कि फाइंड, अब हम क्वेश्चन बना के लेते थे, फाइंड द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स या फोटोन, जो भी हो, photons emitted by this atom। ये क्वेश्चन, पहले 10.2 का एक फोटोन गिरा, फिर उसके बाद उस पर कुछ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स के बाद एक और फोटोन गिरा जिसकी एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। तो कहता है कि बताओ कि उस एटम से जो चीज निकला, एमिशन हुआ, उनके एनर्जीज क्या क्या होंगे, सोच के बताइए। तो बोलिए क्या क्या होगा। तो सोच लिए होंगे, उम्मीद करते हैं, बताया जाए। 10.2 गिरा तो कुछ नहीं कहा तो एटम जरूर ग्राउंड स्टेट में होगा। तो एटम पहले 10.2 एब्जॉर्ब करके अपने ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जब 10.2 अगर देंगे तब जानते हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट और सेकंड के बीच में एनर्जी गैप 10.2 का होता है। तो जब पहली बार ये 10.2 का फोटोन आया होगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया होगा इलेक्ट्रॉन और 1 से 2 चले गया होगा। 1 से 2 गया तो हम लोगों ने इंतजार किया कितना, फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। जबकि हम आपको बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी लेवल में जाता है तो वहां पर 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है, फिर वापस आता है। बट यहाँ इंतजार हो गया 10⁻⁶ सेकेंड का, यानी 100 गुना ज़्यादा। यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जरूर वापस आ गया होगा, बिकॉज आपने उसके रुकने के समय से ज़्यादा तक इंतजार किया, यानी वो नीचे आ चुका होगा। तो नीचे आएगा तो फिर वही बात, 10 तक गया है तो 10 से वापस आएगा तो उतना एनर्जी का फोटोन वो एमिट भी करेगा, इसलिए एमिट करे। तो एक पहला आंसर तो हो गया कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन उसमें से एमिट होगा, बाहर आएगा। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात,
फ्यू माइक्रोसेकेंड के बाद आप कितना एनर्जी का फोटोन गिरा रहे हैं, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगेन आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो गया, 13.6 से ज़्यादा हो गया, तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। 13.6 नेगेटिव को भरने में काम आएगा, बचेगा अपने पास कितना, 2.4। तो 2.4 का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, एमिट होगा, वो एटम के फ्री हो जाएगा, एटम आयोनाइज हो जाएगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन वो बाहर आएगा। आंसर में जो इसमें ऑप्शन था कि 10.2 का एक फोटोन एंड 2.4 वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, वो आंसर सही होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, पैसेज आया था 2008 का है, 2008 एडवांस का क्वेश्चन है। कहा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम प्लस जो आयंस है आर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, और एक मिक्स मतलब मिक्स है, मिक्सचर है, मिक्स गैस वर्ड यूज किया है, मिक्स गैस कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम्स एंड हीलियम प्लस आयंस आर इन फर्स्ट एक्साइटेड, दोनों ही एटम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ H एटम्स डीएक्साइट हुए, डीएक्साइट होके एनर्जी जो रिलीज किया, एनर्जी ऐसे लिखा जाए, थोड़ा कंप्लीट लिखा जाए, if energy of H atoms, if de-excitation, जैसे लिखे, if the de-excitation energy of hydrogen atoms, de-excitation energy of hydrogen atoms are absorbed by helium ions, He plus ions, then find the quantum number, and the quantum number in which He plus ions will excite। हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी थे सब मान लीजिए हीलियम आयन के एब्जॉर्ब करें, तो फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ स्टेट इन विच दे विल एक्साइट, वो किस स्टेट में चले जाएंगे बताना है। ये आप ट्राई कीजिए, सब करिए, आपसे हो जाएगा, सॉल्व कीजिए। उम्मीद करते हैं कर लिए होंगे, नहीं किए तो पॉज कीजिए प्लीज। ये सीखने वाला क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले पता है, आईटी ने पूछ रखा है, इसको तो आपको करना ही है, इसलिए आपको अपने को रोकिए, पॉज कीजिए और फिर सॉल्व कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को आगे बढ़ाइए। मैं सॉल्व करता हूँ कि हाइड्रोजन एटम का 2 से 1 आएंगे, और वही एनर्जी हीलियम के 2 में है। वो लोग कहा कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, हीलियम वाले 2 में है, वो 2 से ही आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम 2 से 1 आएगा हाइड्रोजन, तो एनर्जी होता है 10.2, बट मैं 10.2 नहीं लिखूंगा, मैं उसको ऐसे लिखूंगा 13.6 1 माइनस 1/4, बिकॉज इधर भी 13.6 लिखना है, हीलियम के लिए भी तो कट जाएगा। तो 13.6, अब जेड स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हीलियम का, और वो 2 से n में गया, तो 1/5 छोटा स्क्वायर माइनस 1/5 बड़ा स्क्वायर, यहाँ से हमको n निकालना है। 13.6 कैंसिल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3/4 इक्वल टू 4 इंटू 4 अंदर कर लेते हैं इस रूट के अंदर, 1 माइनस 4/n स्क्वायर, तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, हो जाएगा
4/n² इज इक्वल टू, इधर चले जाए तो 1/4 हो जाएगा ही। यहाँ से n² 16 हो गया, इसलिए यहाँ से हमारा n की वैल्यू आ गई 4। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, 3 पार्ट था। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड, wavelength of light emitted, wavelength of light emitted in the visible region, light emitted in the visible region by by helium ions, during their de-excitation, helium ions during their de-excitation is, ऑप्शंस है, ऑप्शंस में लिख देता हूँ। तो ये ऑप्शंस वेवलेंथ का ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया है 6.5, आप सॉल्व कीजिए आप लोग। ये 4 ऑप्शन है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आप खुद से। जब हीलियम आयन n=4 में चले गए हैं तो दे आर नाउ कमिंग टू लोअर लेवल्स एंड ड्यूरिंग दिस de-excitation दे आर emitting लाइट। सो यू हैव टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन, जो इसमें से कौन होगा। पॉज करके सब लोग जरूर सॉल्व करें। तो आप हमको पूरा विश्वास है कि आप जरूर सॉल्व किए होंगे। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन माना जाता है, माने de-excitation वाले क्वेश्चन के लिए। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि आप लोग किए हो तो पता चला होगा क्यों बेहतरीन है। अगर जो लोग किए होंगे तो खुद समझ में आया होगा कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है, बट कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा इसमें। तो मैं आपके लिए कुछ बात बोलता हूँ। देखिए, अक्सर ये पूछा जाता है कि बताओ कि विजुअल रीजन कौन लाइंस होती है, अल्ट्रावायलेट कौन होती है और इंफ्रारेड कौन होती है। तो 4-5 सीरीज हैं आपके पास, केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आते हैं, n=1 में आते हैं, मतलब ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो उसको लाइमन सीरीज कहा जाता है। जो भी लाइन्स पे गिरते हैं उनको लाइमन कहा जाता है, लाइमन साइंटिस्ट का नाम है। और ये लाइमन सीरीज जो होती है n=1 पे, जो n=1 पे होती है, ये वाली किस में होती है, अल्ट्रा वायलेट में होती है। और n=2 पे जो गिरती हैं वो बामर सीरीज कहलाती हैं, ये होती हैं विजिबल। और n=3, n=4, n=5 लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, ये तीनों ही जो होती हैं, तीनों ही इंफ्रारेड रीजन में होती है। इसको बोलते हैं लाइमन, इसको बामर, इसको पास्टन, इसको ब्रैकेट, ये पीफन, PFUND, पीफन। ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है। तो उसमें कहा कि विजिबल 4 में n=4 में चले गया है। अब वही वेवलेंथ बताओ जो विजिबल रीजन में है। तो आप ट्राई करना चालू करते हो कि 4 से 2 तक वाला सॉल्व करना है, 2 तक लाना है। बट इसमें आप भूल जाते हैं कि ये जो अभी ये बात बताई गई, 5 बातें, ये लाइमन, बामर, ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन, ये हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन एटम का ये स्पेक्ट्रम है।
डी एक्साइटेशन का ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का है, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। इस लाइमन मतलब विजिबल थोड़ी होता है, बामर मतलब विजिबल थोड़ी, बामर तो साइंटिस्ट का नाम। ये जो आप रेंज पढ़ते हैं, दिस इज वैलिड ओनली फॉर द एक्साइटेशन लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, नॉट फॉर ऑल एटम्स। अलग अलग एटम अलग अलग होगा। ये पांचों साइंटिस्ट ने सिर्फ हाइड्रोजन एटम की पढ़ाई करी है, उन्होंने बात को लिखा है। अभी आप किसके हीलियम का पढ़ रहे हैं, तो हीलियम का बामर विजिबल नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं तो आगे तो करूंगा, पहले इसमें और बात बोल दूं। जैसे कहा कि लाइमन के बामर की लाइंस विजिबल होती है, मोस्ट ऑफ द लाइंस विजिबल होती है, हर एक लाइन विजिबल नहीं होती। बामर सीरीज हाइड्रोजन एटम में भी बामर सीरीज का हर लाइन विजिबल में नहीं आएगा। करके देखते हैं जरा ये बात। अभी क्वेश्चन रोक के हम लोग सीखते हैं इस चीज को। तो हम हाइड्रोजन एटम का बामर सीरीज का सबसे जो बड़ा एनर्जी है वो इन्फिनाइट से 2 पे आएगा, उसका वेवलेंथ निकालते हैं तो हो जाएगा 1/λ इक्वल टू RZ², 1/4, 2 पे गिरना है, -1/∞। ठीक है हमने। तो इसका लेमडा जरा निकालते हैं हम, कितना आएगा 1/λ वाला हो गया R/4, यानी लेमडा हो गया 4/r, और 1/r आपको 9/11 रेट पाया गया है, 9/11 होता है। मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाए कितना 4436 एंगस्ट्रॉम। बोलिए, बामर सीरीज की लाइन है ना, ये बामर सीरीज की लाइन है, इन्फिनिटी से 2 पे आई है, इसका वेवलेंथ 344 एंगस्ट्रॉम हुआ, और आप विजिबल होता है 4000 से 7000। 4000 से कम आ गया ये वेवलेंथ, तो अल्ट्रा वायलेट हो गया सर। तो सीधे रटने से काम नहीं चलेगा, बात समझना पड़ेगा। बामर की भी सभी लाइन विजिबल में नहीं होती है, मेजर जो होती हैं विजिबल में होती हैं, बट जो सबसे बड़ी लाइन वही आप देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन में हो गया हाइड्रोजन एटम की। अब बोलो, हाइड्रोजन एटम का ही बामर में एक लाइन अल्ट्रा वायलेट में है, और हीलियम में तो और Z² हो जाएगा, एनर्जी और बढ़ जाएगी। एनर्जी और बढ़ जाएगी तो हो सकता है विजिबल वाला अल्ट्रा वायलेट में चले जाए। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। क्या कौन सी 2 बात मैंने आपको बताई? पहली बात की, नॉट एवरी एटम के लिए बामर सीरीज विजिबल है और अल्ट्रा वायलेट ऐसा है, सबके लिए नहीं होता है। जो लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, क्लिफर्ट का जो ये अपने 3 बातें रटा है, दे आर ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। उसमें स्पेशल बात मैंने बताया कि नॉट ऑल द लाइंस इन बामर सीरीज आर इन विजिबल रीजन। देख लीजिए, ये भी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। नाउ वी आर गिवन हीलियम, मतलब हीलियम का तो एनर्जी और ज़्यादा होगा, उसका Z² होगा, 4 गुना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो फिर तो अब अच्छा 4 से 1 तक आना है। अब अगर 4 से 1 तक 6 लाइन होती है, 4 से 1 अगर लाते हैं तो पॉसिबल, गैस है ना, तो गैस है इसलिए ऑल पॉसिबल हो जाएगा, 6 लाइन्स मिल जाएगी। 4 से 1 लाख देखो, 4 - 1 × 1/2, तो ये 6 लाइन्स मिलेंगी। 4 से 1 आने में 6 लाइन्स मिलेंगी आपको। मिलेगी ना, कैसे फॉर्मूला पढ़ाएगा ना आपको, n2 - n1 n2 - n1 + 1/2, तो 4 - 1 + 1/2 आ गया 6। तो 6 लाइन मिलेंगे, 6 में से वो लाइन बताना जो विजिबल रीजन में होगा। तब अब ये तो बेवकूफ़ी होगा हम 6 लाइन सॉल्व करें, आप देखें कौन विजिबल में है। ये तो कंपटीशन देने का तरीका नहीं हुआ। आपको गेस करना चाहिए कि कौन हो सकता है इसमें। जैसे लाइमन का तो सवाल ही नहीं, 4 से जब हाइड्रोजन का लाइमन जो है अल्ट्रा वायलेट में है, तो हीलियम को तो होगा ही। लाइमन तो मत सोचो, बामर में पहले विजिबल होता था, वो भी सबसे बड़ी लाइन अल्ट्रा वायलेट आ गई। तो विजिबल अगर सभी लाइन थोड़ी और बढ़ गई हैं तो विजिबल बढ़ के साथ अल्ट्रा वायलेट हो गई हो। और अगला है ब्रैकेट, 4 से 2 नहीं, 4 से 3,
तो 4 से 3 होती है अल्ट्रावायलेट, और अल्ट्रावायलेट बढ़ेगी तो शायद विजिबल में आए। तो अगर हमको चेक ही करना है तो इंस्टीड ऑफ चेकिंग 4 से 2 लेट अस चेक 4 से 3। पॉसिबिलिटी है कि रेड इंफ्रारेड बढ़ के अल्ट्रावायलेट रीजन में चली जाए। सो लेट अस चेक 4 से 3। सो 1 by lambda इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 से 3, 9 माइनस 1 अपॉन 16। यहाँ से हम लेमडा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, दिस इज आर जेड स्क्वायर, अंदर कर ले तो होगा 4 by 9 माइनस 1 अपॉन 4, इधर तो और सही कर ले तो हो जाएगा आर इंटू 16 माइनस 9 अपॉन 36। सही है बालक, तो कितना आ जाएगा ये 6r अपॉन 36। सिक्स नहीं 7। चलो तो बताओ कितना, अब हमारा निकाला लेमडा, तो लेमडा इज 36 by 7 इंटू 1 by r इज 911। ठीक है, तो अब तो ऑप्शन है तो अंदाजा लिया जाए। ये 5 समथिंग आएगा बालक, ये 5 समथिंग आएगा ना, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 जा 45, तो 45 मैंने 45 से तो थोड़ा ज़्यादा 11 में छोड़ 5 कहीं मल्टीप्लाई किए तो 45 समथिंग आ रहा, तो ये 4.5 से तो अधिक ही आएगा, तो 4 पॉइंट ये नहीं ये होगा, ये आंसर होगा, आंसर इज सी। ये कैलकुलेशन है, डोंट सॉल्व, इंटीग्रेट डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करना है, गेस करना है, बिकॉज आंसर्स आर गिवन, आंसर इज सी। ठीक है, हाँ किसी को लगता है नहीं सर हम नहीं कर पा रहे हैं, देन ये भी सही बात है कि आपको सॉल्व करके अंत में निकालना चाहिए, बिकॉज उससे यू गेन मार्क्स, यू कैन नॉट रिस्क योर सेल्फ, बट ऑफ कोर्स विथ प्रैक्टिस यू कैन, ऐसा आप कर सकते हैं, और यू शुड प्रैक्टिस एक्चुअली। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका लिखा जाए। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पार्ट, ratio of kinetic energy of n equal to 2 electrons, ratio of kinetic energy of n equal to 2 electrons for H atom and He ions, for H atom and He ions is, ratio of kinetic energy of the n equal to 2 electrons of H atom and He ions is। कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, ये तो सिंपल है। हो गया होगा, कैसे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बालक, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कितना हो गया 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। एन इक्वल टू दोनों का लेना है और फिर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लिखना है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, Ke1 अपॉन Ke2 इक्वल टू हाइड्रोजन अपॉन हीलियम, तो 13.6 और एन दोनों के लिए सेम है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन हीलियम का स्क्वायर 2 स्क्वायर, दैट इज 1/4, and this is the answer, this is the answer। ओके, सो ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन था, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कहीं से कहीं एब्जॉर्प्शन हो सकता है। उसमें अच्छी बात यही पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब वो हमारा बाहर से दिया हुआ एनर्जी किसी एक एनर्जी कैप के बराबर हो, एग्जैक्ट बराबर हो, या फिर वो एनर्जी उसके आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, तो फिर वही एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है, एल्स
वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, ओके। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली बात है कि कितना एनर्जी दे रहे हैं, कितना एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ये 10.2 दे से आपने 10.2 दिया, तो 10.2 देने से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है और अपना एटम जो है 1 से 2 में चले जा रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करता है। बट एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये 10.2 भी एब्जॉर्ब तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन उस एटम का हिस्सा हो, पार्ट हो। एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम का ना हो, वो ये भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। मतलब एटम होना, एटम से बाहर आके उस मेटल के लैटिस में होना या मेटल से बाहर चले जाना, इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, इलेक्ट्रॉन उसको सरफेस को छोड़ के बाहर चले गया, तो बाहर घूमता है इलेक्ट्रॉन कभी फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। फोटोन, ए फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब ए फोटोन। इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली इफ इट इज इनसाइड ए एटम और मेटल और व्हाटएवर। आई कैन प्रूव दिस, लेट मी प्रूव क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन cannot absorb a photon। कैसे? चलो, ये एक फोटोन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, फोटोन आया, ई एनर्जी का फोटोन था, आया, और इसे मान हम कंट्रेरी, वी कैन प्रूव द कंट्रेरी पार्ट कि ओके, लेट दिस फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट विल हैपन? दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग, लेट इट वेलोसिटी v। और हम लोगों ने पढ़ा था कि फोटोन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फोटोन विल कोलाइड विथ मैसिव पार्टिकल्स, फिजिकल पार्टिकल्स, एंड इन दैट केस वी कैन कंजर्व द मोमेंटम एज वेल एज एनर्जी। पढ़ा था ना? लेट मी यूज दैट थिंग। ई है तो इसका मोमेंटम हो गया E/c, याद होगा फोटोन का, एंड इलेक्ट्रॉन का मास m है। सो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं तो हो जाए कितना? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इक्वेशन नंबर 1। देन we let us go for conservation of energy, then what will happen? ये तो रेस्ट में था इलेक्ट्रॉन, E is equal to एनर्जी मिल गया इलेक्ट्रॉन को 12 m²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ E over here. What will happen? This will be mvc is equal to 12 mv²। m से m कट गया, एक v से एक v कट गया, so this v is equal to 2c, v equal to c, and which is क्या? Impossible। क्यों impossible हो गया? Because a physical particle, मतलब particle having mass cannot move with a velocity greater than velocity of light. V cannot be greater than c, so how it can be 2c? So this is not possible. Not possible, so whatever we have assumed, this assumption कि it is absorbed is not possible. So free electrons never absorb photons. The electrons which are inside the atom or inside the lattice of a conductor metal, they can only absorb photons. Now, अब हम लोग इसको आगे बोहर मॉडल थोड़ा और बातें करते हैं। अब हम लोग ऐसी बातें करते हैं जो केमिस्ट्री के हिस्से में नहीं आता, वो फिजिक्स में आएगा। कोलिजन लिखा जाए, कोलिजन among photons, atoms। एटम में हो सकता है ना फोटोन, वो जो आके एब्जॉर्ब हो जा रहा था एटम में, वो भी कोलिजन ही था ना। आप अभी तक ये बात नहीं हो रही थी। अगर कहते हैं फोटोन आया और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, तो सर एनर्जी तो एब्जॉर्ब हो गया और वो 1 से 2 चले गया या 1 से कहाँ भी चले गया, लेकिन जो फोटोन मोमेंटम लेके आया उसके बारे में तो बात ही नहीं हुआ। वो हम लोग बात करेंगे। तो फोटॉन्स, एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब उस सब एटॉमिक मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके साथ
जो कोलिजन होता है, इनका कोलिजन के बारे में क्या कहना है? तो देखिए, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल बात है। अगर फोटोन की एनर्जी, फोटोन आता है तो ध्यान रहे वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होता है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. So if that energy is absorbed by some atom or some electron or whatever, हम लोग एनर्जी तो कंजर्व कराएंगे ही कराएंगे, उसके साथ साथ ये टाइप ऑफ कोलिजन कि कोलिजन कैसा हुआ होता है ना, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, ऐसा नाम सुना होगा आपने। तो ये कौन सा कोलिजन है ये डिसाइड करना है, टाइप ऑफ कोलिजन डिसाइड करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखना होता है। कहते हैं कि जो एनर्जी है एटम की, अगर वो एब्जॉर्ब हो गई, एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई और वो एनर्जी किसी और फॉर्म, मैकेनिकल, हम पढ़े थे कि फोटोन एनर्जी आती है, वो एब्जॉर्ब अगर हो जाती है तो दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और व्हाटएवर। सो अगर फोटोन कहीं एब्जॉर्ब होता है तब उसको बोलेंगे एनर्जी। देखिए, पहले इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी का लॉस गेन नहीं होता, जितना इनिशियल था उतना एनर्जी फाइंड हो जाता है। तो हम एटॉमिक लेवल पे उन कोलिजन्स को इलास्टिक बोलेंगे जहां पर फोटोन एब्जॉर्ब ही ना हो। फोटोन एब्जॉर्ब ही ना हो तो एनर्जी जो था वो रह जाएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। तो वैसे कोलिजन को इलास्टिक बोलेंगे। जैसे हमने क्या किया, वो बात होता है, हाइड्रोजन एटम है, फोटोन आया 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, एंड 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कैन नेवर बी एब्जॉर्ब बाय द हाइड्रोजन एटम। सो सच ए कोलिजन इज elastic, and if that energy is absorbed, and how that energy will get absorbed, we have already discussed that energy should be equal to the energy gap of the one of the or two of the orbits, or it should be greater than the ionization energy. So if the energy of photon is absorbed anyhow, then such collisions are inelastic collisions. So this is how we'll differentiate between elastic and inelastic collision at atomic level. इसको नोट करेंगे, नोट कीजिए सब लोग। If two atoms collide, the type of collision, is decided by the possibility of energy absorbed by the atoms. Possibility of energy absorbed by the atoms. ठीक बात है। आगे लिखिए, if the energy lost during collision matches with any possible excitation energy, of any of the atom, any possible excitation energy of any of the atom, or greater than ionization energy, of any of the atoms, then the collision is inelastic. Absorb हो गया तो अब inelastic हो जाएगा. Then the collision is inelastic, else elastic. ठीक है, कहा दो एटम टकराया तो जो उससे टकराने से जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो लॉस एनर्जी किसी भी एक एटम के किसी भी एक्साइटेशन से मैच कर जाए या किसी भी एटम के आयोनाइजेशन के पार हो जाए,
लॉस मिला है एनर्जी, जो लॉस होने से एनर्जी मिलेगा एटम्स को, उनका अपना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ, दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी. So that energy matches with any of the excitation level or greater than the ionization level, then that energy will get absorbed, and once the energy is absorbed, that collision will be inelastic, else it will be a elastic collision. Now let us solve some questions ताकि और clear हो. लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिखिए कि हाइड्रोजन एटम मूविंग विथ एनर्जी E, hydrogen atom moving with energy E collides with a similar hydrogen atom in ground state. Similar hydrogen atom in ground state. Find the minimum value of E. Find the minimum value of E such that one of the atoms gets ionized. Such that one of the atoms get ionized. One of the atoms get ionized. ठीक है. क्या कहा कि एक हाइड्रोजन एटम है जो रेस्ट पे है, दूसरा हाइड्रोजन एटम ई एनर्जी से आ रहा है. कहता है ये कोलिजन होना है और कम से कम ई की वैल्यू बताइए, सो दैट जो कोलिजन हो उसमें एक एटम, दोनों नहीं, एक एटम आयनाइज हो जाए. तो बालक, इसका मतलब हम चाहते हैं कि जो लॉस हो एनर्जी का कोलिजन से, ड्यू टू लॉस इन एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, ये हम चाहते हैं कि हो कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूर लॉस हो, ताकि वो एब्जॉर्ब हो, एक एटम उसको एब्जॉर्ब करके आयनाइज हो जाए. चलो, तो इसके बाद हम दोनों को याद रहे, एटम है तो हम मोमेंटम भी कंजर्व कराएंगे. एनर्जी चाहे कोलिजन चाहे इलास्टिक है चाहे इन इलास्टिक, मोमेंटम तो कंजर्व होता ही है, ध्यान रखना है. एनर्जी की बात, अब ये टकराएंगे तो जो सबसे अहम बात सीखना है यहाँ पर कि हम कोलिजन इन इलास्टिक तो हो गया, कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन हम जानते हैं. ये तो क्वेश्चन का डिमांड है कि इन इलास्टिक कोलिजन आपको कराना है, ये तो क्वेश्चन का डिमांड है. बट इन इलास्टिक भी कई तरीके के होते हैं ना, वो पार्शियल लॉस, कंप्लीट लॉस, तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो क्वेश्चन के हिंट से पता चल जाएगा. मिनिमम हम मिनिमम एनर्जी लॉस नहीं चाहते हैं, हमारा लॉस एनर्जी फिक्स है कि 13.6 है. हम मिनिमम एनर्जी ले आना चाहते हैं. मिनिमम एनर्जी ले आना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम लॉस हो, लाई हुई एनर्जी का मैक्सिमम लॉस हो. तो मैक्सिमम लॉस होगा तो हमको मिनिमम एनर्जी ले आना पड़ेगा. ये बात थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा. जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे, कहीं घूमने जा रहे, और आपको पता है कि वहाँ पर आप 500 रुपीज़ खर्च करने वाले हैं. आपको पता है वहाँ पर मिनिमम 500 रुपीज़ खर्च तो होगा, नहीं मिनिमम नहीं, ये फिक्स है, लॉस हमारा फिक्स है. वहाँ जाके एक्चुअली कुछ आपको फ्रेंड को गिफ्ट करना है, वो इतने का मिलेगा, है ना. अच्छा, अब लॉस इतना ही का करना है. अब आप अपने घर से मम्मी से पैसा मांगना है कि हमको पैसा दो, कुछ काम हमको देना है, ऐसा करना है, तो आपको पैसा लेके जाना है. कितना ले जाना है, जैसे अब आप मान लीजिए आपने मम्मी से 1000 रुपीज़ लिया, खरीदा तो 500 का, तो इस बार आपने कितना लॉस कराया, 50% लॉस कराया अपने पैसे का, नहीं. अगर आपने मान लीजिए 2000 मम्मी से ले, मम्मी ने कहा लो पैसा, जो भी खरीदना आप खरीद लेना,
2000 दे दिया मम्मी ने आपको, तो आपने कितना लॉस करा? आप तो 500 का ही खर्च करना है, तो आपने शायद 25% लॉस किया नहीं। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं देखो, लॉस तुमको 500 रुपये का ही करना है, लेकिन अब मम्मी से मिनिमम पैसा मांग के जाओ, मिनिमम पैसा लेके जाओ, तो आप कितना मांगोगे? भाई मम्मी बस 500 दो, को इतना हमारा काम हो जाएगा। तो 500 ले जाएंगे तो आप कितना लॉस करेंगे? 100% लॉस करेंगे। जो लेगा उसका 100% लॉस होगा। यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मिनिमम, आपका लॉस अगर फिक्स है, तो अगर मिनिमम एनर्जी लेके आना है तो आपको मैक्सिमम परसेंटेज लॉस कराना होगा। आई थिंक इट्स नाउ वेरी क्लियर। इफ यू वांट टू you take minimum amount of energy or money, then you have to ensure that you are going to maximize your loss. So if you want to bring minimum energy by the hydrogen atom, we have to ensure that collision, there should be such a collision which will, due to which there will be maximum loss in energy, and that collision is known as perfectly inelastic collision. Must have heard about perfectly inelastic collision, जहाँ पर इन दोनों की वेलोसिटी क्या सेम हो जाती है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि दोनों ऐसे एक दूसरे के चिपक के चल लगते हैं, बट चिपकना कोई शर्त नहीं है, मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। मैक्सिमम लॉस होने के लिए दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाना चाहिए। नाउ लेट अस गो फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द लॉस। सो इफ यू कंजर्व द मोमेंटम, दिस इज एटम, दिस इज एन एटम, ध्यान रहे। सो मास एम मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन एटम्स है, ये फोटोन नहीं है, ई बाई सी लिखेंगे, एम भी लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। इसकी वेलोसिटी वी नॉट मान लेते थे, वी नॉट। सो एम वी नॉट इज इक्वल टू 2mv इम्प्लाइज v इज वी नॉट बाई 2, यानी कोलिजन के बाद दोनों वी नॉट बाई 2 से चलना चालू करेंगे। सो लॉस कितना हो गया? हमारे पास एनर्जी कितना था पहले? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस बच कितना गया? ट्वाइस ऑफ किसी एक का, हाफ एम स्क्वायर। इतना लेके आया था हमारा, और इतना दोनों पास थोड़ा थोड़ा है, इतना है। सो लॉस निकालते हैं तो हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर बाई 4, सो इट इज 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर, दैट इज इट इज ई बाई 2। नहीं, ये हाफ एम स्क्वायर इज ई ना, ई बाई 2। एंड बाई क्वेश्चन के जैसा जानते हैं द लॉस शुड बी इक्वल टू कितना? दिस लॉस इज इक्वल टू 13.6, सो ई इक्वल टू कितना? 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हुआ क्वेश्चन कि अगर वो जो हाइड्रोजन एटम है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितने का हो, कम से कम 27.2 का हो, तब जाके ये कोलिजन इनइलास्टिक होगा और लॉस हो पाएगा, एक आयनाइज हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए कि न्यूट्रॉन्स मूविंग विथ एनर्जी ई, न्यूट्रॉन्स मूविंग विथ energy E, neutrons moving with energy E strike a hydrogen atom, moving towards it with same energy, moving towards it with same energy. Find the minimum energy of neutron. Find the minimum energy of neutron for which inelastic collision may take place. Find the minimum energy of neutron for which inelastic collision may take place. Inelastic collision may
टेक प्लेस। एक हाइड्रोजन एटम है, अच्छा लिख दीजिए कि नीचे लिख दीजिए गिवन मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम आर सेम। गिवन मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम आर सेम। ये क्वेश्चन में मानने को कहा, होता नहीं। न्यूट्रॉन का मास हाइड्रोजन न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है, प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, बट क्वेश्चन कहा आप इक्वल मान के सॉल्व करो। तो वाला कि एक हाइड्रोजन ये हो गया न्यूट्रॉन, इधर चला ई एनर्जी से, और हाइड्रोजन एटम इधर ही चला, वो भी वहां से एम से और ई से चल रहा है। ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, दोनों को मास सेम लेना है, दोनों की एनर्जी भी सेम है। कहता कि कितना कम से कम ई हो कि ये परफेक्ट एक इनइलास्टिक कोलिजन हो। कम से कम कितना, मिनिमम ई निकालना है। तो मिनिमम ई निकालना है तो हम चाहेंगे कि अब क्या चाहेंगे कि लॉस हो। लॉस तो पहले मिनिमम हो, बिकॉज ज़्यादा लॉस कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी ले आना पड़ेगा। तो अब न्यूट्रॉन तो कोई एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा नहीं, न्यूट्रॉन तो कोई एनर्जी लेवल है नहीं। जो ऑब्जॉर्व करे कौन, हाइड्रोजन एटम करेगा। तो हाइड्रोजन एटम ऑब्जॉर्व करेगा, कम से कम ऑब्जॉर्व क्या करेगा कि 1 से 2 में चले जाए, उससे कम तो एनर्जी ऑब्जॉर्व होगा नहीं। इसलिए हम चाहेंगे कि यहाँ इस बार जो लॉस हो कितने का हो, 10.2 का हो। इलेक्ट्रॉन 1 से 2 एनालाइज क्यों करेंगे, एनालाइज तो ज़्यादा 13.6 का लॉस कराना पड़ जाएगा। मिनिमम लॉस कराया जाए तो मिनिमम ले आना पड़ेगा। तो 10.2 का लॉस कराएंगे और कोलिजन कैसा करा देंगे, परफेक्ट इलास्टिक, दोनों का V, दोनों तरफ V0 है, दोनों को इनिशियल मोमेंटम कितना है, P इनिशियली 0, तो फाइनल 0 होना चाहिए, यानी टकरा के दोनों क्या हो जाएंगे, रेस्ट पे हो जाएंगे। टकरा के साथ रेस्ट पे हो जाएगा, मोमेंटम 0 था, 0 हो जाएगा। और जो लॉस हुआ वही 10.2 का हो जाएगा। तो कितना लॉस हुआ, पूरी एनर्जी लॉस हो गई। तो 2E जो लॉस हुआ, इसका भी एनर्जी था, इसका भी एनर्जी था, पूरा एनर्जी लॉस हो गया। 2E जो है वो कितना हो गया, 10.2 का हो गया। तो 10.2 का लॉस हो गया, तो E कितना हो गया, यहाँ से E निकल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन में समझ के करना है कि कैसे क्या लॉस होना है, लॉस कराना है तो कहाँ जाना है। ये इतना मुश्किल बात नहीं, समझ के कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फाइनल, अब चैप्टर के फाइनल की तरफ पहुंचने वाले हम लोग। लिखा जाए, नोट कीजिए अगला बात, रीडबर्ग कांस्टेंट। रीडबर्ग कांस्टेंट जो ये R पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ना हम लोग को। रीडबर्ग कांस्टेंट के बारे में थोड़ा और डिटेल जानेंगे। क्यों अलग से रीडबर्ग पढ़ना चालू कीजिए कि हम लोग पहले एक समझिए, एक समस्या आपको, एक प्रॉब्लम आपको देते हैं, पहले उसको उस पर चिंतन कीजिए, तो आपको खुद लगेगा कि यार ये तो कुछ अधूरा हमारा पढ़ाई है रीडबर्ग कांस्टेंट के नाम पे। कैसे, मैं आपको देता हूँ कि एक हाइड्रोजन एटम है, ये लिखना नहीं, समझना, समझिए सब लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आया, तो लेमडा 1 वेवलेंथ का फोटोन निकला 2 से 1 आने में। दूसरा है ड्यूटेरियम एटम। ड्यूटेरियम समझते हैं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप 2 आइसोटोप और 3 होते हैं ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन को प्रोटियम कहा जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो 3 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है बस। इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, नहीं। तो कहा डी एटम है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया, तो उसमें से लेमडा 2 निकला फोटोन। तो विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज ग्रेटर, लेमडा 1 और लेमडा 2। ये आपको, ये एग्जाम्पल आपको सोचने, जब सोचेंगे तो मजबूर हो जाएंगे, आपको सोचेंगे तो मजबूर हो जाएंगे, यार कुछ और चीज़ ऐसी है जो हम नहीं जानते, उसको पढ़ना पड़ेगा।
ज़रा सोच के बताइए, इस पर ज़रा गहन चिंतन कीजिए, तो आपको कुछ नई बात पता चलेगा, नई समस्या पता चलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपने इस पर कुछ सोचा होगा, और आप जिस समस्या में फंसे हैं उसका शायद ये हुआ कि अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/λ इक्वल टू RZ², 1/1 माइनस 1/4, 2 से 1 ही लाना दोनों में, दोनों के लिए Z सेम है, दोनों में एक एक प्रोटॉन है, तो Z दोनों का 1 हो गया, Z दोनों का 1 हो गया। R सबके लिए सेम अगर होता है तो लैम्डा दोनों का सेम हो जाएगा, Z1 हो गया, और R अगर 9-11 वाला जो फॉर्मेट है वो हो जाए तो लैम्डा विल बी सेम फॉर बोथ एटम्स, हाइड्रोजन एटम एज वेल ड्यूटेरियम एटम, एंड दिस इज समथिंग रॉन्ग। केमिस्ट्री कहती है कि जो ये डीएक्साइट हो गए जो लाइंस मिलती हैं, दे आर फिंगरप्रिंट्स ऑफ एवरी एटम। इन केमिस्ट्री दे से दैट कि no two atoms can have same wavelength for same transmission, the excitation। 2 से 1 अगर हाइड्रोजन का जितना वेवलेंथ है, फिर दुनिया में किसी भी एटम का 2 से 1 उतना नहीं होना चाहिए। दे आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ एटम्स, मतलब उनकी खुद की पहचान होती है, वो किसी से मैच नहीं करती। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर स्टडी विच ड्यू टू विच वी आर गेटिंग सेम लैम्डा, एंड दैट इज क्या? द नॉलेज ऑफ आर। रिवर कांस्टेंट जो हम जानते हैं, इट्स नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। रिवर कांस्टेंट इज नॉट ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द एटम टू एटम, ठीक है। एंड वही चीज़ हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग थोड़ी देर बाद देंगे समझ के। अभी हम लोग जब आज जान लेंगे तब इसका हम लोग जवाब देंगे, ठीक है। चल लिखिए, रिवर कांस्टेंट के बारे में कुछ बात लिखिए तो आगे बढ़ा जाए। लिखा जाए रिवर कांस्टेंट के नीचे लिखिए, it is not a universal constant, it is not a universal constant, it is not a universal constant, it depends upon the mass of nucleus, it depends upon the mass of nucleus, depends upon the mass of nucleus, and is given by R is equal to R infinity 1 plus m upon m, infinity 1 plus m upon m। कौन चीज क्या है? where R infinity is Rydberg constant, R infinity is Rydberg constant when we assume nucleus at rest, when we assume nucleus at rest। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ तब चलता है, तो अगर हम एटम को न्यूक्लियस को चलता हुआ ना मानते हैं, तब जो R होता है वही क्या है? R infinity है। एंड दिस वॉज एक्चुअली 9/11 जो हम पढ़े थे, इसी के लिए हम पढ़े थे कि 1/R infinity 9/11 होता है। समझ रहे बात? लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं करते। इसके अलावा कुछ जो ये बातें हम कर रहे थे, हम पहली बार कर रहे हैं, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको बात नहीं बताई जाती है। तो वहाँ ऐसा नहीं गलत पढ़ाया जाता है, वहाँ सही पढ़ाया जाता है। द होल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री is fixed to the based on periodic table, माने they discuss anything based on periodic table। periodic table बाहर वो लोग बात नहीं करते। and periodic आपके periodic table में the smallest atom is hydrogen atom, smallest atom is hydrogen atom, and for hydrogen atom the nucleus मतलब mass of proton is so large as compared to क्या? mass of electron
that even for the lightest atom we assume the nucleus to be at rest. जब सबसे छोटा एटम का ही न्यूक्लियस वहाँ रेस्ट पे है तो फिर किसकी बात करनी है, इसलिए वहाँ पे अलग से कोई बात नहीं की जाती है, वहाँ न्यूक्लियस हमेशा रेस्ट पे ही माना जाता है, ठीक है। इसलिए केमिस्ट्री में परफेक्ट, कहीं कोई गलती नहीं है, पढ़ाया सही है। बट हमारे यहाँ क्या करता है, दे डिफाइन एग्जामिनेशन, दे डिफाइन ए न्यू एटम, वो हाइड्रोजन से भी छोटे एटम डिफाइन कर देते हैं और दे इंक्रीज द मास ऑफ दैट रोटेटिंग पार्टिकल। सो यहाँ पर जो एम लिखा है, ये एम लिखते हैं मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल, जो पार्टिकल घूम रहा है रिवॉल्व कर उसका मास, एंड कैपिटल एम इज मास ऑफ न्यूक्लियस। हम रिवॉल्विंग पार्टिकल इसलिए लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन के जगह कुछ और घूमना चालू कर दे, तो जो होगा उसको देखा जाएगा। तो बाद अगर ये हाइड्रोजन एटम के लिए जो एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन का मास है, 1 की तुलना में नेग्लेजिबल है, इसलिए हाइड्रोजन एटम के लिए आर इन्फिनिट ही है, यही है, इसलिए हम लोगों ने सब सही किया। जब उससे छोटा पार्टिकल, हालांकि प्रोटॉन छोटा पार्टिकल होगा नहीं, लेकिन ये मास इलेक्ट्रॉन की जगह नया मास दे के वो लोग ऐसा बात कर सकते हैं, समझे बात। तो जो भी देगा ऐसा हम लोग पुट करके नया आर निकालेंगे, वो आर पुट करेंगे। नाउ वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सपोज एक न्यूक्लियस जिसका मास ज़्यादा है, जिसका मास m ज़्यादा होगा उसका ये वैल्यू कम आएगा, जिसका ये वैल्यू कम आएगा उसका r वैल्यू ज़्यादा आएगा, जिसका r ज़्यादा आएगा उसका एनर्जी ज़्यादा आएगा। क्यों? एनर्जी का फॉर्मूला था RHc(Z²/n²), आपको याद आता हो तो करेगा था ना लैम्डा वाले मेथड से। तो जिसका r ज़्यादा है उसका E ज़्यादा है, या ये फार्मूला 1/λ=RZ², ये वाला भी लिख सकते हैं, R ज़्यादा तो लैम्डा कम मतलब एनर्जी ज़्यादा। तो क्या हुआ, जिसका मास ज़्यादा है, जिस न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है उसका ये वैल्यू छोटा है, उसका R ज़्यादा है। तो हैवियर न्यूक्लियस का हैवियर R, हैवियर एनर्जी। इसे याद रखिए कि लार्जर द वैल्यू ऑफ m, larger will be R for that atom and larger will be its energy। इसलिए जो ड्यूट्रॉन है उसका मास ज़्यादा था, उसके न्यूक्लियस में 2m मास था, इसलिए ड्यूट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा हुआ, इसलिए लैम्डा कम हुआ, इसलिए λ2 इज लेस देन λ1। नोट कर लेंगे, इसको लिखा जाए, यहाँ इसके नीचे लिखिए कि इवन फॉर हाइड्रोजन एटम we assume R is equal to R infinity, that is nucleus at rest, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरा बात क्या कि एटम्स with larger nucleus, heavier nucleus लिखिए, atoms with heavier nucleus, atom लिखिए, atom with heavier nucleus has higher value of R, and so higher value of energy, इसमें आप लोग इसका हम लोग लिख दिए हैं। आंसर इसका क्या हो गया था, λ2 इज लेस देन λ1। ठीक बात है। तो ये आर को हमको चेंज करना पड़ेगा, समय वो जो न्यूक्लियस के हिसाब से आर को आपको चेंज करके आगे लिखना होगा, ठीक है। अब लास्ट बात एक और
अंतिम बात इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। लिखे तो कि इफेक्ट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्ट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस ऑन बोहर मॉडल, इफेक्ट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस ऑन बोहर मॉडल। अगर बात हो रहा है ना कि न्यूक्लियस चेंज होगा चलेगा तो क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो क्या करना है जो हम लोग यूज कर रहे थे और फॉर्मूले में जो वैल्यूज यूज करते थे, अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियस नहीं चलता, मतलब हाइड्रोजन के अलावा कोई बात नहीं होना है। हाइड्रोजन है तो जैसा पढ़ाई हुआ परफेक्ट आपका है, उसके हाइड्रोजन को ऊपर होगा फिर तो और बात खत्म हो, न्यूक्लियस और भारी हो जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तब समस्या आ गया जब वो एम है वो चलना चालू, जो मैंने आर बदलना चालू हो जाए, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट में वेरिएशन चालू हो जाए। तो क्या करना है कि अगर न्यूक्लियस भी मैंने ऐसा जो पार्ट जैसे एक होता है पॉजिट्रोनियम एटम, पॉजिट्रोनियम एटम, ये ऐसा एटम कोई होता नहीं है, हाइपोथेटिकल हो गया, मैंने ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं इस एटम का। ऐसा क्वेश्चन डिफाइन कहता है क्या कि एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये है पॉजिट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया -1 चार्ज हो गया इस पर, और मास me हो गया, और पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल है, मतलब उस पर E+ चार्ज होगा, मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। पॉजिट्रॉन हाइपोथेटिकल पार्टिकल नहीं है, ये एटम हाइपोथेटिकल, पॉजिट्रॉन खूब मिलते हैं। पॉजिट्रॉन एक प्रैक्टिकल पार्टिकल, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, बस चार्ज इसका प्लस होता है, मास सेम होता है। अब क्या समझ कह दिया कि ये मास हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तब उसका रेडियस बताओ और ये बताओ, 10 बातें पूछ लेगा, तब समस्या हो गया। अब ये दोनों ही बराबर हो गए, तो आप देख रहे हैं जो रिडबर्ग कांस्टेंट है क्या हो जाएगा, R∞/1 + m/m, दैट इज R∞/2। रिडबर्ग कांस्टेंट बदल गया। एंड एक्चुअली आपको जानते रहना है कि दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट का सबसे छोटा वैल्यू कितना होता है, R∞/2। इसीलिए लिखा जाता है कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है वो इन्हीं के बीच में लाई करता है। रिडबर्ग कांस्टेंट लाइज बिटवीन R∞/2 टू R∞। तो ऐसा कोई एटम नया डिफाइन कर देगा तब क्या करेंगे, इस पे बात हो रहा है। तो क्या करना है, ज़्यादा समस्या नहीं है, लिखा जाए if we have to neglect the motion of nucleus, then we will use the reduced mass of electron. We will use the reduced mass of the revolving particle. We have to use the reduced mass. क्या होता है बताते हैं, आप लिखिए, reduced mass of the revolving particle in place of मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था उसकी जगह पे रिड्यूस्ड मास यूज करना है इलेक्ट्रॉन का। और क्या होगा, रिड्यूस्ड मास
m, इसको हम लोग ऐसा म्यू लिख रहे हैं आप जानबूझ के लिए। म्यू इक्वल होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। ये कॉन्सेप्ट है, सेंटर ऑफ मास चैप्टर से आता है, वो डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। जहाँ m1 m2 अपान m1 प्लस m2 रिड्यूस मास हो गया। तो अगर न्यूक्लियस कहीं चलता भी हो तो आप न्यूक्लियस को रेस्ट मानो, बोहर मॉडल लगाओ, लेकिन उसको सुधार करो। जहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आता था वहाँ पर अब ये म्यू यूज करो। तो क्या फॉर्मूले में चेंज हो जाएंगे बालक? आपको याद है एनर्जी के फॉर्मूले में मास प्रोपोर्शनल में आता है, ऊपर में आता है। अगर हम यहाँ पर nth एनर्जी लिखते हैं, जब हम लोग मतलब कितना लिखते हैं, -13.6 Z²/n²। तो क्या पढ़ाया गया आपको? इसमें मास प्रोपोर्शनैलिटी में आता है, तो उस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह म्यू यूज करना है। तो क्या करना है, इसमें मास ऊपर कहीं होगा तो मास डिवाइड कर दो, मास हट गया और वहाँ म्यू ला कर रख दो। देखो क्या बन गया। तो यहाँ कहीं मास होगा तो कट जाएगा, उसकी जगह म्यू आ गया। तो अब ये नया फॉर्मूला यूज करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेलोसिटी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? बिकॉज उस वेलोसिटी मास पे डिपेंड ही नहीं करती है, पढ़ाया गया ना आपको। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी फॉर्मूला वही लिखो। और रेडियस में क्या था, जो मास था वो डिनोमिनेटर में था। आर का फॉर्मूला में याद है 0.53 n²/z। कहा गया कि यहाँ आर प्रोपोर्शनल 1/m, तो यहाँ नीचे में m है। तो क्या करो, m ऊपर मल्टीप्लाई करो तो अब m हटे और उसकी जगह पर म्यू आ जाए। तो ये फॉर्मूला यूज होना है, बस इतनी सी बात है। अगर कहीं न्यूक्लियस चलना चालू हो गया, कैसे चलेगा? जैसे पॉजिट्रोनियम एटम है, अब ये एटम कैसे घूमेगा? तो ये जितना मास m उतना मास m है, ये अपने सेंटर ऑफ मास के बहुत दोनों ऐसे घूमेंगे, ऐसा ऐसा, है ना। तो ये सब कैसे करेंगे? तो ये सब नहीं करना है हमको, ये तो आपको सिखाया कैसा होगा, बट ये फिर आपको दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसका रेडियस मास निकालोगे, तो कितना रेडियस मास कितना आ जाएगा? पॉजिट्रोनियम एटम रेडियस मास आ जाएगा m1 m2 अपान m1 प्लस m2, दैट इज m/2। यानी जहाँ पे म्यू, यहाँ पर म्यू की जगह क्या हो जाएगा, m/2, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी आर से भी कर सकते हैं, बट ये भी एक तरीका आप रिड्यूस मास से कर सकते हैं। सो ये हुआ बात, फिनिश हुआ हमारा बोहर मॉडल का सारा कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। क्वेश्चंस आपको और करने होंगे, क्वेश्चन क्या आप असाइनमेंट में आपको दिया जाए उसको सॉल्व कीजिए। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इतने को अच्छे से कर लेंगे तो हर क्वेश्चन कर सकते हैं बोहर मॉडल का जेईई में। ठीक है, ओके, थैंक यू।